अल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल इमामुल महदी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इन्ना ली फ़ी इब्नति रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। इज़ान गिरामी, पिछले 3 दिन में हमने गुफ्तगू की। कोशिश हमने ये की कि पहले दिन हमारी कौम में ख़ुसूसन जवानों में जिहाद, जद्दोजहद, कोशिश, तलाश, मेहनत, इस जज्बे को ईजाद करना और बीबी की सीरत से इस पहलू की तरफ तवज्जो का करना। दूसरे दिन हमने मौज़ूए सब्र, पहले दिन इम्तिहान मुश्किल की तरफ गुफ्तगू की, दूसरे दिन सब्र की तरफ और इल्म की अहमियत आज की दुनिया में। और अगर हम तरक्की की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो इस वक्त हमारे ज़माने में है वो इल्म है। हर चीज़ में इल्म हासिल करना। फिर उसके बाद हमने कल गुफ्तगू इस बात पे की कि हम मुसलमान जो पीछे रह गए थे वो पीछे क्यों रह गए थे और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमें इस बात की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए कि इस्लाम जो है कामिल और कंप्लीट रिलीजन है, तो वो इंसान की कंप्लीट हिदायत करता है और इंसान की ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह की तरफ से हिदायत मौजूद है। कल हमने 3 चीज़ों पे आखिर में गुफ्तगू की। पहला तो हलाल रोज़ी कमाना, मेहनत करना, जद्दोजहद करना, जुमूद ना लाना, कहीं पर स्टैगनेंट ना होना, कहीं रुक ना जाना, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना। जुमूद जिस कौम में आ जाता है, स्टैगनेंसी जिस कौम में आ जाती है, वो कौम जो है पानी जो है वो उसमें काई लग जाता है, कंटैमिनेट हो जाता है, पानी बेकार हो जाता है। वो कौम भी इस तरीके से, जो कौम कंटिन्यूस हरकत में ना हो, मूवमेंट में ना हो, वो कौम के अंदर स्टैगनेंसी और जुमूद आ जाता है। और जुमूद ज़वाल की निशानी है, डिक्लाइन की निशानी है और हमें कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहना चाहिए। कल इस बात पे भी गुफ्तगू हुई कि हसद, गिश, मामलात में मिलावट करना, हराम रोज़ी, हसद का होना और फरेब का होना, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि इमाम कहते हैं कि जिनमें ये चीज़ पाई जाती है वो हमारा शिया नहीं हो सकता। हर शिये को इन 3 चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। बस जवानों को जो मैसेज है वो ये है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी हम खामोश ना हो, रुके ना हो, हमेशा आगे बढ़ते रहें। कौम, ख़ानदान, फैमिली, हर शख्स कोशिश करे कि कंटिन्यूस कुछ ना कुछ मूवमेंट है रहे ज़िंदगी के अंदर। अब हर लेवल में कल ये सब गुफ्तगू हुई।
आज अज़ीज़ान गिरामी आपके सामने इस बात को रखना है, दुनिया में इस वक्त 50% ख़वातीन हैं, तकरीबन 49.5% दुनिया में वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से ख़वातीन हैं और 50.5% मर्द हैं। नेचुरल सी बात है कि अगर आपने ख़वातीन को बेहया बना दिया, बेगैरत बना दिया, तो समाज पूरा का पूरा बेहया और बेगैरत हो जाएगा। और पिछले 100-150 सालों में जितना औरत ज़ात के ऊपर हमला हुआ है, उसकी शख्सियत, उसकी आइडेंटिटी को नाबूद करने की कोशिश की गई है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज मीडिया के ज़रिए से औरत की शख्सियत को टोटली नाबूद कर दिया गया है। वो हद पे औरत को ले आए हैं कि अब औरत को वो चीज़ें जो औरत बनाती हैं, उन चीज़ों से औरत को लगता है कि मेरी डिग्निटी कम हो रही है। तवज्जो कीजिए अज़ीज़ान गिरामी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्हें अपने समाज में ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मौतें बहुत हो गई थीं, तो इन्हें ज़रूरत पड़ी कि औरतों को बाज़ार में लाया जाए और औरतों को लेबर बनाया जाए। उसके पहले वहाँ पर औरतों को ये नहीं था। फिर इन्होंने औरतों को आज़ादी के नाम पर, आज़ादी के स्लोगन पर, ये कि मर्द और औरत बराबर होते हैं, मर्द और औरत के अंदर इक्वालिटी होती है, मर्द और औरत एक जैसे हैं, मर्द और औरत एक बराबर हैं, इस नारे के साथ औरतों को बाज़ार ले आए। जब औरतें बाज़ार में आ गईं, अब औरतों की तवज्जो कीजिएगा कि अगर आप देखें तो 1860 तक, 1860 बहुत पुराना तो नहीं है ना, 1860 तक इंग्लैंड के अंदर, यूरोप में, पूरी दुनिया में, यूरोपियन ममालिक में औरतों को राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं था, हक़ मालिकियत, राइट ऑफ ओनरशिप जो है औरत के लिए नहीं था 1860 तक। 1860 में पहली बार जाके इनके यहाँ ये गुफ्तगू हुई कि औरत को भी हक होना चाहिए कि जो कमाएगी वो उसका हो। यानी औरत को एक गुलाम और एक बर्दे की तरह समझा जाता था यूरोप में। औरत अगर काम भी करती थी तो पैसा उसके शौहर या उसके शौहर या उसके वालिद के हिसाब में जाता था। उनके यहाँ प्रॉपर्टी जो है वो औरत के नाम से नहीं ली जा सकती थी। प्रॉपर्टी या शौहर के नाम पर होगी या वालिद के नाम पर होगी। ये कब की बात है? 1860। ये जो हमें आज औरत के राइट्स सिखाना चाहते हैं, इनकी पूरी राइट्स की जिंदगी 150 साल 200 साल भी नहीं है। ये तवज्जो कीजिएगा, 1860 की बात मैं आपके सामने बता रहा हूँ। यूके में एक लॉ पास होता है, उस लॉ के अंदर जो है, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो लॉ जब पास होता है, उस लॉ के अंदर पहली बार ये प्रपोज किया जाता है कि औरत को जो कमाती है उसको हिस्सा उसका देना चाहिए। जबकि खुदा ने कुरान में 1400 साल पहले ये ऐलान कर दिया था
कि जो औरत कमाएगी वो औरत का हक है, जो मर्द कमाएगा वो मर्द का हक है। यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन तमद्दुन जो अपने आप को मॉडर्न तमद्दुन बताता है, वो इस्लाम से कम 1300 साल पीछे है। क्योंकि उनके समाज में औरतों के कोई हुकूक नहीं थे, औरतों को कोई हक नहीं दिया जाता था, औरतों के पास कोई राइट्स नहीं थे। तो उनके समाज में ज़रूरत थी कि औरतों के हुकूक को रिवाइव किया जाए, औरतों के हुकूक को जिंदा किया जाए, औरतों को भी इंसान समझा जाए। ये उनके यहाँ ज़रूरत थी, हमारे यहाँ नहीं। तो नेचुरल सी बात है, वहाँ पर इनकलाब आया, औरतों के हुकूक के सिलसिले में गुफ्तगू हुई। इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले औरतों को ना कि सिर्फ हक के मालिकियत दिया, बल्कि औरतों को इर्स भी दिया। ये आज सवाल करते हैं मर्द को आधा क्यों, औरत को आधा क्यों, मर्द को पूरा क्यों। आधा पूरे की तो बाद में बात करना, पहले तो तुम्हारे यहाँ था ही नहीं। तुम्हारे यहाँ 1000 साल तक तो औरतों के लिए कुछ था ही नहीं। हमारे पास हर सवाल का जवाब है। तवज्जो कीजिए, तो पूरी दुनिया में आहिस्ते आहिस्ते अपनी उस कल्चर को कि औरत को घर से बाहर निकलना है, औरत को घर से बाहर निकलना है, औरत को घर से बाहर निकलना है, करते 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 आज दुनिया में औरत को इस मकाम पर पहुंचा दिए कि औरत तो है लेकिन घर नहीं है। समझाऊंगा अभी इस बात को। पहले इन्होंने इस बात की जेंडर इक्वालिटी की कि मर्द और औरत इक्वल हैं, बराबर हैं। आज ये बात कर रहे हैं जेंडर फ्रीडम की कि औरत का और मर्द का जेंडर जो है, हमें इस बात से मावरा होकर सोचना चाहिए कि हम मर्द हैं या औरत हैं। हमें जेंडर से आज़ादी चाहिए। यानी औरत को पहले कहा कि तुम इक्वल हो जाओ, अब कहा कि तुम औरत ही नहीं हो। तुम्हें जेंडर से आज़ादी मिल जानी चाहिए। तवज्जो कीजिए, इटालियन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो है, 2 महीना पहले उसने एक स्पीच दी और उस स्पीच में उसने कहा कि इस वक्त दुनिया के जो पैसे वाले सरमाएदार हैं, इनका 3 चीज़ों पर हमला है। कहा एक जेंडर पर, मर्द और औरत कौन है और LGBT ये सब पूरे तमाशे। दूसरा फैमिली पर और फैमिली लाइफ पर, और तीसरा रिलीजन पर। क्योंकि ये 3 चीज़ें इंसान को वैल्यूज़ देती हैं और वैल्यू के मुताबिक इंसान अपनी वैल्यू बेस्ड फैसले करता है। जब इंसान के पास दीन भी ना हो, मजहब भी ना हो, फैमिली भी ना हो, और इंसान को उसकी शख्सियत का एहसास भी ना हो कि मैं मर्द हूं या औरत हूं, तो उस इंसान को सामान बेचना बहुत आसान है। ये कौन बोल रही है? इटालियन प्राइम मिनिस्टर को ये बात समझ में आई आज। यही 3 चीजों पर हमारे समाज में भी सबसे ज्यादा हमला है मीडिया के जरिए। औरत मर्द की तरह बनना चाहती है। मर्द जीन्स पहनता है तो मैं भी जीन्स पहनूंगी। मर्द सिगरेट पीता है तो मैं भी सिगरेट पीऊंगी। मर्द शराब पीता है तो मैं भी शराब पीऊंगी। ये नहीं सवाल करती कि मर्द अच्छा करता है या बुरा करता है। अपने आप को मर्द की बराबरी में, मर्द अगर बुरा काम कर रहा है तो खुद भी बुरा काम करेगी। क्यों? ज़हनी तौर पर उसके अंदर एक कमी डाल दी गई है कि तुम्हें मर्द जैसा बनना है। इस्लाम ने नहीं कहा तुम्हें मर्द जैसा बनना है। औरत औरत है, मर्द मर्द है। गुफ्तगू होगी अभी इंशाअल्लाह।
औरत को कमतरी का एहसास था कि मैं मर्द जैसी नहीं हूं, इसलिए औरत वो हर काम करने तैयार है जो मर्द चाहता है, मर्द जैसा बनने के लिए। उसको आजादी के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, बड़े बड़े स्लोगन्स और बड़े बड़े नारों के नाम पर क्या किया गया उसके साथ? औरत की शख्सियत, औरत के वजूद को कत्ल कर दिया गया। मैं भी आपके सामने डेटा और स्टैट्स बयान करूंगा कि मैं ये जो बातें बयान कर रहा हूं जज्बात नहीं है, दुनिया भर में ये हो रहा है, मैं आपके सामने भी साबित करूंगा एक एक करके। औरत आज दुनिया में कैसी है? मैं अलीपुर में एक बार गया था, वहाँ पर ख़वातीन का पूरा एक बड़ा हॉल था, तकरीबन शायद 1000 ख़वातीन बैठी थी। वहाँ पर लेडीज़ से डायरेक्ट सेशन था, एक सवाल जवाब थे। उसके अंदर मैंने उनसे पूछा क्या हमारी औरतें ज़्यादा खुश हैं या अमेरिका में बैठी हुई औरतें ज़्यादा खुश हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग ज़्यादा खुश हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि आप ज़्यादा खुश हैं या वो ज़्यादा खुश हैं। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप खुश हैं या वो ज़्यादा खुश हैं। आज मैं आपके सामने यूके, इंग्लैंड, हमारे लिए तो जन्नत है, किसी तरीके से पहुंचा दो। तवज्जो कीजिएगा, इंग्लैंड में सर्वे किया यूनाइटेड नेशन ने, तो यूनाइटेड नेशन के सर्वे में के मुताबिक जब औरतों से पूछा गया कि तुम्हारे ऊपर जिनसी हमला हुआ है या नहीं, तो यूएन के सर्वे ने कहा 97% ख़वातीन ने कहा कि हमारे ऊपर जिंदगी में कम से कम एक बार सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। यूनाइटेड नेशन की जो हेड है वुमेन डिपार्टमेंट की यूके की, वो कहती है यूनाइटेड किंगडम में जो ख़वातीन इस वक्त हैं वो सिर्फ ख़तरे के लेवल पर नहीं हैं, सिर्फ ख़तरे के लेवल पर नहीं हैं, वो कहती हैं कि यहाँ पर ख़वातीन का जो लेवल है वो क्राइसिस का लेवल है। आप अमेरिका में चले जाएं, यूके में हर 5 खातून से पूछा गया क्या तुम खुश हो, 5 में से 3 खातून कहती है मैं खुश नहीं हूं। डिप्रेशन का रेट उनकी ख़वातीन में मर्दों से 3 बराबर है। वहां की ख़वातीन डिप्रेशन का शिकार, एंजाइटी का शिकार, मर्दों से 3 बराबर। एक सलवात पढ़ते मैं कुछ डेटा निकाल दूं आपके सामने जो एक सलवात पढ़ते हैं। खूब, वो डेटा तो नहीं मिल रहा है, दूसरी चीज़ मिल रही है। खैर, तो आग मिल गई। मैं आपके सामने, मौलाना ये सब क्या मजलिस हो रही है और ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। सुने, इंशाल्लाह एक मेनू में डिफरेंट टेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है? सुने आप अज़ीज़ान गिरामी, अमेरिका में हर 8 में से 1 औरत जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। हर 8 में से 1 औरत डिप्रेशन का शिकार है। अमेरिका में पूछा गया तो हर 6 में से 1 औरत कहती है कि मेरे ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ है। हर 6 में से 1 औरत कहती है मुझ पर रेप अटेम्प्ट हुआ है। अमेरिका में हर 68 सेकंड पे 1 रेप होता है। ये अमेरिका का डेटा है। अमेरिका में 1970 में 40% फैमिलीज थी जो लोग रहते थे।
आज वो गिर के 2021 में 17% हो गया है। यानी 83% अमेरिकन शादी नहीं करते। अब वो औरतें जो शादी नहीं करती, वो मर्द जो शादी नहीं करते, वो क्या करते हैं? वो अपने आप को हैवान समझते हैं और सैटरडे संडे किसी दूसरे हैवान के साथ अपनी जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करके घर चले जाते हैं। ऐसा समाज उन्होंने बनाया है कि जिस समाज में पूरा समाज हैवानी होता जा रहा है। क्यों हमारे समाज में भी लिव इन रिलेशनशिप लाया गया? क्यों लाया गया? लिव इन रिलेशनशिप में और शादी में क्या फर्क है? लिव इन रिलेशनशिप में एक लड़का एक लड़की है, दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई हमें शादी करना है, हमें साथ में रहना है, माँ बाप की इजाजत की जरूरत नहीं है, आप जाएं कहीं साथ में रहें। अच्छा, जो लड़का लड़की साथ में रहने, कोई कमिटमेंट है आपका? भाई कब तक रहने वाले हो? 1 साल, 2 साल, 5 साल, जिंदगी भर? कोई 1 घंटा 2 घंटा? कोई कमिटमेंट है? कमिटमेंट कुछ नहीं। शादी में और लिव इन रिलेशनशिप में क्या है? शादी, निकाह क्या करता है? इंसान को कमिटमेंट देता है। 2 फैमिलीज मिलती हैं, दोनों के अंदर कमिटमेंट लाती है शादी। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? कोई कमिटमेंट नहीं है। लड़की ने एक दिन सुबह उठी, उसने बिरयानी बनाई, लड़के को कैलकाटा बिरयानी अच्छी लगती थी, उसने बंबई की बिरयानी बना दी, झगड़ा हो गया, लड़का छोड़ के चला गया, खत्म कहानी। कोई कमिटमेंट नहीं है ना। तवज्जो कीजिएगा, एक समाज को इस तरीके से तरबियत कर रहे हैं कि हर इंसान सिर्फ अपनी ख्वाहिश की बात करे, कोई इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात नहीं करे। हर इंसान अपने हक की बात करे, राइट्स की बात करे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कोई बात नहीं करता। अमेरिका में जब फैमिली लाइफ नहीं है, एक औरत को खुदा ने बनाया इस तरीके से था कि जो सुकून उसे मां बनने में मिलता है, वो सुकून उसे किस चीज में नहीं मिलता। एक औरत को उसकी हुवियत, उसकी शख्सियत, उसकी आइडेंटिटी, एक औरत को अच्छा लगता है कि वो घर बनाए, एक घर सुकून भरा बनाए। उसके घर में जब शौहर आए, बच्चे रहें, माँ बाप रहें, वो घर के अंदर हो, घर के अंदर हर एक को सुकून दे रही। औरत को घर बनाना अच्छा लगता है, लेकिन औरत से घर छीन लिया गया। रिजल्ट क्या हुआ? अफसुर्दगी, डिप्रेशन, एंजाइटी। औरत को औरत से, उसकी हुवियत से, उसकी शख्सियत से जुदा कर दिया गया। जो चीजें उसके अंदर थीं वो बाहर नहीं है। सिर्फ उसे कहा गया तुम जिस्म हो, जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करो, बस। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट देखें। रिजल्ट जब यूके में, अमेरिका में पूछा गया तो डिप्रेशन जो है वो खवातीन का मर्दों से कई बराबर है। यूके में जब पूछा गया, यूके के नेशनल स्टैटिस्टिक्स डेटा के मुताबिक, तो 16 से 24 साल की लड़कियों से जब पूछा गया कि तुम खुश हो, 31% खवातीन ने कहा कि मैं खुश नहीं हूं। हर 3 में से एक लड़की कहती है कि आई एम नॉट हैप्पी, डिप्रेशन का शिकार। यूके और यूएस दोनों कहते हैं कि डिप्रेशन का रेट 20% से ज्यादा हर साल बढ़ता जा रहा है। अगर आपका समाज मॉडर्न समाज था, अच्छा समाज था, बेस्ट था, दूसरों के लिए रोल मॉडल था, तो आपके समाज में इतना डिप्रेशन क्यों पाया जाता है? लोग खुश क्यों नहीं हैं? हमें लगता है एप्पल फोन यूज करने से लोग खुश होते हैं, जब अंदर इंसान के एक सैलाब चल रहा होता है, गैजेट कोई खुशी नहीं देते। अंदर से सब परेशान है। ये उनका पूरा समाज डिस्ट्रॉय हो रहा है। बच्चे पैदा नहीं कर रहे,
एक औरत को उसके डिप्रेशन के रीजंस पूछे गए अमेरिका में, तो वो कहती है एक डिप्रेशन का रीजन मदरहुड है, मां बनना। फेमिनिज्म ने आके औरत को कहा कि मां बनने में कोई तकद्दुस नहीं है, देयर इज, उसके अंदर कोई तकद्दुस नहीं पाया जाता मां बनने में। एक औरत जिसको मंडे टू फ्राइडे काम करना है, सैटरडे संडे घूमना फिरना है, एंजॉय करना है, वो बच्चे क्यों करे, वहां सवाल है। बच्चा दोबारा क्या लेके आता है? कमिटमेंट, जिम्मेदारी। एक ऐसा समाज बनाओ जहां कोई भी जिम्मेदारी की बात ना करे और जिम्मेदार ना बने। यह समाज उनके लिए आइडियल समाज है। इंसान सिर्फ चीजें खरीदने, चीजें खाने, चीजों को इस्तेमाल करने, इन तक महदूद रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात नहीं करे। यह समाज वो लोग बनाना चाहते हैं जिसके रिजल्ट में पूरी दुनिया के अंदर जो हालात इस वक्त हैं, वो हालात औरतों को लेके पूरी दुनिया में इस वक्त क्राइसिस है, खुसूसन यूरोप और अमेरिकन की दुनिया में। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जो यूरोप की कंट्रीज हैं कुछ, वहां पर अब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें कहते हैं कि आप 3 साल या 7 साल तक उन्हें नहीं कह सकते कि वो बेटा है या बेटी है। कहते हैं वो बड़ा हो के खुद चूज करेगा कि वो लड़का बनना चाहता है या लड़की बनना चाहता है। ये वो दुनिया है। अगर आप अपने बच्चों को अमेरिका, इंग्लैंड भेजना चाहते हैं, पहले ये सब पढ़ लें, वहां के हालात पढ़ लें, क्या हो रहा है पढ़ लें, थोड़ा जान लें। सिर्फ ऐसे वहां पर एवरीथिंग इज कूल एंड ब्रीजी ऐसा नहीं होता, थोड़ा पढ़ें, जानें। ये आप तवज्जो कीजिए, अब तवज्जो कीजिए, औरत को क्या बना दिया? औरत को बना दिया कि औरत बिचारी, वाकई बिचारी है। वो औरत नहीं जो इस्लाम ने बताया, वो बाशरफ है, उसको मैं बयान करूंगा। वो औरत जिसे वेस्ट ने बनाया है, उसे सुबह से शाम तक इस चीज ने परेशान किया है कि मैं कैसी दिख रही हूं। मैं बाहर जाती हूं, बस में बैठी हूं, कार में हूं, रोड पे खड़ी हूं, बस स्टॉप पे खड़ी हूं, मेट्रो में हूं, ट्रेन में हूं, मुझे हर वक्त हर इंसान, हर मर्द के लिए खूबसूरत दिखना। कितना प्रेशर है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है औरत के ऊपर। मर्द सुबह काम के लिए निकलता है, सुबह उठा, नहाया, बाल बनाया, कपड़े बाहर, वो 1 घंटा पहले उठी है, पहले बाल सीधे कर रही है, फिर आईलाइनर लगा रही है, फिर लिपस्टिक लगा रही है, फिर ये कर रही है, फिर वो कर रही है। क्यों? कहाँ जा रही हो भाई? जॉब पे जा रही हूँ। ये सब क्यों कर रही हूँ? ये इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मेरा पीयर प्रेशर है। जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ, जब मैं जाती हूँ तो सब मुझे देख के बोलना चाहिए, वाओ यू लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे। हाँ, एक ये लाइन सुनने के लिए वो पीयर प्रेशर में वो लड़का 1 मिनट में तैयार होके जाता है, ये 1 घंटा लगाती है। क्यों? तवज्जो कीजिए, मैं जो चीज बयान करना चाह रहा हूं, वो औरत के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर है हमेशा कि उसे खूबसूरत दिखना है। किसके लिए? उसके शौहर के लिए नहीं, हर मर्द के लिए। वो मर्द जिसको वो जानती नहीं है, वो मर्द जिसको पहचानती नहीं है, लेकिन जब रास्ते से गुजरेगी तो बहुत सारे मर्द उसे देखना चाहिए। उसके लिए इज्जत और शरफ और कमाल इसमें बताया गया है कि तुम जब राह से गुजरो तो गैर मर्द तुम पर निगाह डालना चाहिए। तवज्जो कीजिए, ये तमाम वो चीजें हैं जो शैतानी वैल्यूज हैं और जिसके मुताबिक दुनिया को बनाया जा रहा है। एक औरत को प्रेशर में रखा गया। अब इसी औरत को खूबसूरत भी दिखना है, इसी औरत को बच्चे भी पैदा करना है, इसी औरत को घर का भी ख्याल रखना है, इसी औरत को अपने खानदान की परवरिश भी करनी है। सब कुछ एक ही औरत को करना है। जब एक औरत के ऊपर इतना प्रेशर आएगा
नेचुरल सी बात है डिप्रेशन का शिकार हो जाए। इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम ने कहा ये मर्दों की गुलामी से तुम्हें खुदा आजाद करता है। तुम्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि वो मर्द जो रास्ते पे खड़ा है वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। तुम्हें अपने जिस्म को अब्जार और टूल बनाने की जरूरत नहीं है कि किसी को तुम्हें अट्रैक्ट करना हो तो तुम अपने जिस्म को इस्तेमाल करो। उस हैवान की तरह जो रास्ते पे चलता है तो सारे जितने कुत्ते हैं उसके अतराफ उसके करीब जमा हो जाएं। तुम एक औरत हो, हैवान नहीं हो। तुम्हारे को खुदा ने शरफ और कमाल के साथ पैदा किया। जहां से तुम गुजरो लोग तुम्हें किरदार की वजह से पहचाने, ना कि जिस्म की वजह से। अज़ाने गिरामी बस तवज्जो कीजिए, ये दुनिया जो है वो औरत को कहां पहुंचाना चाहती है, उसको प्रेशर दिया गया। सुने, प्रेशर कहां से शुरू होता है? आपकी बच्ची छोटी है, आपने उसको लाके दिया बाबी डॉल। क्या लाके दिया? लाके देते हैं कि नहीं? जानते हैं बाबी डॉल ना, गुड़िया होती है। बाबी डॉल वो गुड़िया होती है जो पतली होती है, जो गोरी होती है, जिसका बाल गोल्डन होता है। बचपन से आपने अपने बच्चे के जहन में आइडियल औरत का तसव्वुर बाबी डॉल बनाया है। तवज्जो कीजिए अज़ाने गिरामी, बस तवज्जो कीजिए, ये मैं खिताबत नहीं कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिए। ये गार्डियन न्यूज़पेपर की रिसर्च, गार्डियन न्यूज़पेपर में रिसर्च छपी है यूके में, कि जो बच्चियाँ अपने अपने बचपन के खिलौनों को ये इस बाबी डॉल इस्तेमाल करती थीं, उनके अंदर दूसरी बच्चियों के मुकाबले में अपने जिस्म के अपीयरेंस, अपने रंग और बाल को लेके कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है। क्यों? बचपन से वो बच्ची जब डॉल को देखती है और खुद को देखती है, कभी भी खुद को डॉल के मुतनासिब नहीं पाती। अब जाके बाबी डॉल ने कुछ साल पहले जब उनके ऊपर वो किया गया, प्रेशर डाला गया, तो पहली बार कलर्ड डॉल्स आई हैं मार्केट में। बचपन से कार्टून्स में, आप कार्टून्स देखें, कार्टून्स में बच्ची जो है, जो बच्ची देख रही है, आप जितने कैरेक्टर्स कार्टून में सर्च कर लें, सबके बॉडी शेप आप देखें कैसे हैं। कार्टून देख रहे हैं वो, लेकिन कार्टून्स में आपके बच्चे के जहन में आइडियल बॉडी शेप प्रेजेंट किया जा रहा है। रोल मॉडलिंग उनकी बचपन से की जा रही है। हमें लग रहा है कि हम सिर्फ कार्टून दिखा रहे हैं, लेकिन क्या दिखा रहे हैं हम? बच्चे के जहन में एक आइडियल बना रहे हैं। बच्चे के जहन में एक आइडियल बना रहे हैं। बचपन से मूवीज, बॉलीवुड, वेब सीरीज, औरत के किरदार को किस तरीके से पेश किया जा रहा है। कुछ रिसर्च है जो आपके सामने जल्दी जल्दी पेश करता हूं। दो दुनिया है ज़ाने गिरामी, दो दुनिया है। एक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने इफ़्फ़त, पाकीज़गी, पाक दामनी और हया, एक ये दुनिया है। उसके सामने आज दुनिया जो है वो बेगैरती, बेशरफ, बेहया, जो जितना ज्यादा बेहया है वो उतना ज्यादा कामयाब है। दो दुनिया में मुकाबला है। हम इस मुकाबले में अक्सर विक्टिम होते हैं, जबकि हमें सोल्जर होना चाहिए। हम विक्टिम होते हैं हमेशा।
क्योंकि हम जंग ही नहीं समझ पाते, हमें लगता है मजे ले रहे हैं, लेकिन हम हकीकत में मजे लेने के नाम से हम विक्टिम बन रहे हो। तवज्जो कीजिए, नेटफ्लिक्स इंडिया में आई। नेटफ्लिक्स जब इंडिया में आई तो सबसे पहले उन्होंने 4 फिल्म्स जो बनाई, चारों फिल्म्स का मौजू ये था कि एक औरत अपने हुदूद को पार कर दे। न्यूडिटी, फहश, रिश्तों के बीच में जो लाइंस इंसान को हया, शरफ और गैरत देती है, उन लाइंस को मिटा दो। टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशन, काम वाली का मालिक के साथ रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, औरत का किसी और के साथ रिश्ता, हदों को पार करना। एक औरत को कहा गया कि तुम्हारे जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तुम चाहे जितने रिश्ते रखो, कोई मुश्किल नहीं है। और उसका शौहर इस बात से राजी हो कि मेरी बीवी ये काम करे और मैं अपने शौहर से रिजायत रखती हूं। ये मौजूआत थे फिल्म के। आप जो नेटफ्लिक्स को पैसा देख के सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आप पैसा दे के अपनी आइंदा नस्ल को बर्बाद और नाबूद कर रहे हैं। एक डायरेक्टर थे, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि फिल्म्स के अंदर हमें फोर्स किया जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा डालें, चाहे वो फिल्म लाइन में हो या ना हो। हर फिल्म में तकरीबन, हर वेब सीरीज में तकरीबन LGBT को प्रमोट किया जा रहा है। मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है। इस थीम को प्रमोट किया जा रहा है। छोटे बच्चों के लिए तवज्जो कीजिए, दुनिया, मैं बता रहा हूं, अच्छा ये दुनिया खुद ब खुद ये नाबूदी की तरफ जा रहे हैं और इस्लाम के लिए इंशाअल्लाह ये सरबलंदी होगी, क्योंकि ये खुद अपने आप को दरिया में डुबा रहे हैं, कि नस्लें बर्बाद हो रही हैं। जो ड्रग्स दुनिया के लिए बनाया था, खुद उनकी नस्लें पी के बर्बाद हो रही हैं। तवज्जो कीजिए, स्पाइडरमैन जो अभी सीरियल है, स्पाइडरमैन सब बच्चे देखते हैं ना, स्पाइडरमैन, उसकी जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है स्पाइडरमैन में, स्पाइडरमैन जो है उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड है। डिज्नी का जो मालिक है उसने कहा है, डिज्नी का जो CEO है उसने कहा है, मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को बचपन से हम सिखाएं कि LGBT क्या होता है। आपने तो अपने बच्चों को दे दिया मोबाइल, जो चाहे देखो। आप गूगल पे सर्च करें, फौरन आपको मिल जाएगा 900 रोमांटिक सीन्स इन कार्टून्स फॉर चिल्ड्रंस बिफोर 5 years। निकोलोडियन पे भी एक सीरियल आया है, उसमें मैं बता रहा हूं आज अज़ाने गिरामी, ताकि आप अलर्ट रहें। एक दुनिया है पूरी, लिउग़वियन्नहुम, आयतुल्लाह खामेनी कहते हैं कुरान की जो ये आयत है कि शैतान ने कसम खाया है कि मैं तुम्हें गुमराह करूंगा, यानी शैतान मरा हुआ नहीं है, ये सब लोग शैतानी अब्जार हैं और इस शैतानी अब्जार के सामने इलाही अब्जार को खड़ा होना पड़ेगा। लिउग़वियन्नहुम, खुदा कहता, शैतान कहता है, कसम खा के कहता है कि मैं गुमराह करूंगा। उस निकोलोडियन के नए सीरियल में, कार्टून में एक हीरोइन है, ये आपके 8 साल के बच्चे को बताया जा रहा है। एक हीरोइन है, उसके 2 फ्रेंड्स हैं उसके। पहला इसका एक लड़के के साथ अफेयर होता है, फिर उसका उस दूसरे लड़के के साथ अफेयर होता है। दोनों को ये हीरोइन दोनों इस हीरो को छोड़ देते हैं, लड़के को। और जब सीरियल का सीजन 1 खत्म होता है तो दोनों लड़कियां अपने हाथों में हाथ डाल के कहती हैं कि हमें किसी मर्द की जरूरत नहीं है आपसे। ये आपके 8 साल के, 6 साल, 7 साल के बच्चों को कार्टून में सिखाया जा रहा है।
आपको लग रहा है कि वो दुनिया जिस वैल्यूज पे बनाए हैं कार्टून्स उसी वैल्यूज पे बनाते हैं, और वो अपनी वैल्यूज को बचपन से इनहेरिट करना चाहते हैं। तवज्जो कीजिए कितना सीरियस मैटर है। एलन मस्क जो ट्विटर का मालिक है, वो ट्विटर पर ट्वीट करता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कल्चरल वॉर इन दिस वर्ल्ड। यानी वो कहता है कल्चरल वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हमें मूवीज, सीरियल्स, कार्टून सब बनाना चाहिए ताकि हम अपने कल्चर को दूसरों पर इंपोज कर सकें। दुनिया का सबसे अमीर आदमी ये कह रहा है। हम जो देख रहे हैं वो देख नहीं रहे, वो कल्चर है जो हमारे जहनों पे इंप्रिंट किया जा रहा है। हम इसको इजी ना लें। जो खातून एक औरत है, हम लोगों ने आसानी से एक्सेप्ट कर लिया बेशर्मों की तरह कि एक औरत फिल्म में गाना गाएगी, हर फिल्म में गाना होगा, वो गाने के अंदर औरत अपने जिस्म को दिखाएगी और उसे कौन सी गर्ल कहा जाएगा, मेरे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, आइटम गर्ल कहा जाएगा उसे। कैसे फेमिनिस्ट लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि एक औरत की इज्जत और वकार और शरफ यह है कि औरत का जिस्म हर फिल्म में इस्तेमाल किया जाए, उस फिल्म को बेचने के लिए, मर्दों को दिखाने के लिए। कौन से इज्जत और शरफ की बात करते हैं फेमिनिज्म वाले। औरतों को अवजार और टूल बना दिया, औरतों को एक कमोडिटी बना के बाजार में ले आए, और तुम कहते हो हम इज्जत और शरफ की बात करते हैं, औरत की आजादी की बात करते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, बस आप तवज्जो कीजिए कि पूरी दुनिया बनाई गई। आप सर्च करें 100 फिल्म्स प्रमोटिंग फेमिनिज्म इन इंडिया इन बॉलीवुड, आपको मिल जाएंगे फिल्म्स जो औरत के वही माना को प्रमोट करते हैं जो माना वेस्ट देना चाहता है, जिसकी वजह से वेस्ट नाबूद हो गया। ये भी वही रास्ते पे चल के पूरी की पूरे मुल्क को नाबूदी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। इसको समझें, जहां पर रह रहे हैं वहां समझें कि किस हालात में हैं। इसीलिए औरत के ऊपर सबसे ज्यादा हमला होगा हिजाब के बहाने, अलग अलग बहाने। क्यों? क्योंकि इस्लाम वो कुव्वत और ताकत है जो पूरे सैलाब के सामने खड़े रहने की ताकत रखता है। हर कल्चर जब सैलाब आता है उसमें डूब जाता है, इस्लाम उस सैलाब को अपने अंदर हजम कर लेता है। इसलिए हमारी औरत खुश है। हमारे यहां मौलाना आप लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, अरे गर्ल्स एंड बॉयज कैन बी फ्रेंड्स। ये क्या आप लोग कहते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज फ्रेंड्स नहीं हो सकते? आप जाके स्टैटिस्टिक्स पढ़े ना, 80% से ज्यादा रेप्स जो होते हैं पूरी दुनिया में वो लोग करते हैं जो एक दूसरे को जानते थे। अनजान लोग रेप्स बहुत कम करते हैं। अमेरिका में सर्वे किया गया, खवातीन से पूछा गया क्या गर्ल्स एंड बॉयज फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो वहां की खवातीन कह रही हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि हमने जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है कि जितने हमारे फ्रेंड्स थे आखिर में उन्होंने अप्रोच किया है। अज़ीज़ाने गिरामी, इस्लाम ने जो कानून दिया है, तवज्जो कीजिए, वो इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, इंसानी हयात के लिए कमाल का कानून है। औरत को कहा तुम कमाल हासिल करो, मर्द को कहा तुम कमाल हासिल करो। मर्द को कहा तुम बाहर जाओ, मेहनत करो, पसीना बहाओ और इसके जरिए से कमाल हासिल करो। औरत को कहा घर रहो, बच्चों की तरबियत करो, तरबियत करके कमाल हासिल करो। इस्लाम ने जो कानून दिया है, सिस्टम ऑफ लाइफ दिया है, वो परफेक्ट लाइफ है। तवज्जो कीजिए, इसी बात निकल गई तो इसी बात को मैं यहां आप तक पहुंचा दूं। फेसबुक, इंस्टाग्राम क्या करते हैं? फेसबुक की एक खातून थी जो फेसबुक से निकली जॉब से, जर्मनी से, और उसने लीक्ड पेपर्स रिलीज किए जिसे फेसबुक पेपर्स के नाम से दुनिया में जाना जाता है।
खुद वो जॉब करती थी अंदर के पेपर्स बता रही। वो बताती है कि जब भी हमें एक कोई आईडी मिलता है, कोई इंसान मिलता है, हमें नहीं पता इसे क्या पसंद है, तो एवरी फ्यू मिनट्स हम उसे एक सॉफ्ट पोर्नोग्राफी दिखाते हैं। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी किसे कहते हैं? सॉफ्ट पोर्नोग्राफी उसे कहते हैं। मौलाना मिंबर से ये सब क्यों बयान कर रहे हैं? क्योंकि मिंबर की जिम्मेदारी है कि आप तक हक पहुंचाया जाए। हम तारीख के लिए मिंबर नहीं बनाते, तारीख से सीख के आज की दुनिया को सुधारने के लिए मिंबर। वो कहती है कि एवरी फ्यू मिनट्स हम सॉफ्ट पोर्न दिखाते हैं। सॉफ्ट पोर्न क्या होता है? पोर्नोग्राफी वो फिल्म्स होती हैं जहां पर लिबास नहीं होता और गंदी फिल्म्स होती हैं, बुरी। सॉफ्ट पोर्न एक नई टर्मिनोलॉजी को इजाद किया गया जिसका मतलब यह है कि फिल्म बुरी है लेकिन लिबास पहने हुए। फेसबुक खुद कहता है कि हम जवानों के लिए यह चीज पेश करते हैं। जो फेसबुक यूज करते हैं जानते हैं कैसे कैसे मूवीज आती हैं। ससुर का बहू के साथ रिश्ता, देवर का भाभी के साथ रिश्ता, काम वाली के साथ, दूध वाले के साथ। मैं आपको सब जो बता रहा हूं स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर बता रहा हूं। सैलाब है ऐसी फिल्म्स का जिसमें उन रिश्तों को जो अल्लाह ने बनाया है, उन रिश्तों को, उन लाइंस को मिटा देने के लिए, इंसान को हैवान बना देने के लिए, सुबह शाम इंसान के अंदर हैवानियत के गैस को पंप करने के लिए फेसबुक हिंदुस्तान में जो तफरका हुआ, हिंदुस्तान में जो पिछले 20 साल में नफरत फैलाई गई, फेसबुक की कंपनी खुद एडमिट करती है उसमें सबसे बड़ा रोल फेसबुक का था। वो इंसान जो थोड़ी नफरत करता था उसे सुबह से शाम तक इतने वीडियोस दिखाए गए, इतने वीडियोस कि उसके अंदर नफरत का सैलाब भर गया। फेसबुक की कंपनी के इंडियन मैनेजर को जब कहा गया कि हमारी वजह से ये हो रहा है, तो उसने जवाब दिया कि दिस बेनिफिट्स आर बिजनेस इंटरेस्ट। हम अपने बिजनेस इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। हत्ता म्यांमार में जो मुसलमान कत्ल हुए थे, वो कत्ल करने के अंदर फेसबुक के एप्लीकेशन का इस्तेमाल हुआ था, उसमें सब जमा हुए, सब फेसबुक जानता था। आप ये जो लॉलीपॉप समझ के सोशल मीडिया को चूस रहे हैं, ये लॉलीपॉप नहीं है, ये जहर है जो जवानों के जहनों में डाला जा रहा है। ये क्या है? ये ड्रग्स है जो आपको चटाया जा रहा है, जिसकी वजह से आप और मैं अपने कंट्रोल को खो दें। हम अपने कंट्रोल से बाहर जाके वो चीजें देख रहे हैं। मौलाना हम तबलीग करने के लिए करते हैं, पहले इतने मजबूत हो जाओ कि मैदान में जाओ तो गोली नहीं खाओ। अगर उतने मजबूत हो तो मैदान में जाओ, वगरना हराम है। दोनों आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामेनाई का फतवा है कि अगर आप एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हो और आपको ये यकीन है कि उसकी वजह से गुमराही होगी, आप जो है गुनाह की तरफ माइल होंगे, ऐसी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना हराम है। इंस्टाग्राम, फोटो लिया, फिल्टर डाला, डाल दिया। सुने इसका असर क्या होता है। यूके में एक रिसर्च हुई जिसमें बताया गया कि जो खातून इंस्टाग्राम यूज करती है दिन में 3 से 4 घंटे से ज्यादा, उसके अंदर डिप्रेशन का रेट दूसरी औरतों से बहुत ज्यादा है। क्यों? वो लड़की ने फोटो निकाली, फिल्टर डाला, उसे अपलोड कर दिया। आहिस्ते आहिस्ते ये लड़की को ये लगने लगा कि वो लड़की जो इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल है
वो खूबसूरत है। और उसके बाद जब भी ये आईने के सामने खड़ी होती है तो खुद से राजी नहीं होती, बिकॉज उसके लिए एक आर्टिफिशियल और फेक कैरेक्टर है और सब उसे पसंद कर रहे हैं। हकीकत से वो जब देखती है तो वो खुद से नाराज होती है, अनएक्सेप्टेबल फील करती है। हर 5 में से 3 खातून से जब वेस्ट में पूछा गया क्या आप अपनी बॉडी स्ट्रक्चर और शेप से राजी हो, तो 5 में से 3 खातून कहती है नो आई एम नॉट कंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि परसेप्शन ऑफ ब्यूटी को चेंज कर दिया गया मीडिया में। आज हमारे खानदानों में स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि मर्दों की तवक्को खवातीन से बढ़ गई। क्यों बढ़ी? इसलिए बढ़ी क्योंकि वो सुबह शाम वो मूवीज, वो फिल्म्स देखते हैं जिनमें मॉडल का करियर 24, 25, 26 साल पे जाके खत्म हो जाता है। एक सीन के लिए उस मॉडल को 5 घंटा तैयार किया जाता है, उसके लाइट्स होते हैं, कैमरास होते हैं, उसको लॉक किया जाता है, कलर करेक्शन किया जाता है, कलर ग्रेडिंग की जाती है। सब करने के बाद वो एक सीन 10 सेकंड का आपकी आंखों के सामने आता है। वो 10 सेकंड का सीन आपकी आंखों में आपके परसेप्शन ऑफ ब्यूटी को चेंज कर देता है, आपकी तवक्को को बदल देता है। अभी आप अपनी ज़ौजा से, जिसे बच्चे भी पालना है, वो आपके बच्चों की मां है, उसने बच्चों को जन्म दिया है, बच्चों को पाल रही है, घर संभाल रही है, किचन संभाल रही है। उसके बाद आपकी तवक्को ये होती है कि बिल्कुल वैसी हो वो। परसेप्शन ऑफ ब्यूटी चेंज कर देता है मीडिया। ये यूनिवर्सिटी रिसर्च बता रहा हूं मैं आपको, यानी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हुई है। मौलाना मैं मीडिया देखता हूं लेकिन मेरे ऊपर असर नहीं होता। ये ऐसे ही है कि मेरे ऊपर पूरा पेट्रोल लगा हुआ है, मेरे ऊपर कोई आग डाल देगा लेकिन जलेगा नहीं। हाँ, मैं मीडिया देखता हूं लेकिन मेरे ऊपर असर नहीं होता। पॉसिबल नहीं है, रिसर्च बताती है पॉसिबल नहीं है। मीडिया आपके परसेप्शन को चेंज कर देता है। इंस्टाग्राम पे वो लड़कियां फोटो लेती हैं, लड़के फोटो लेते हैं। हकीकत क्या होती है? वो हकीकत की दुनिया से दूर एक फेक, एक मसनूई दुनिया में ले जाते हैं। जब उस दुनिया में पहुंच जाते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते इस दुनिया, जो हकीकत की दुनिया है, उससे नफरत करने लगते हैं। इस जंग के अंदर आप हैं। एक तरफ से वो यलगार है औरत के किरदार के ऊपर, औरत की शख्सियत के ऊपर। दूसरी तरफ से इस्लाम ने एक मॉडल पेश किया। इस्लाम ने औरत से कहा कि तुम्हें इल्म हासिल करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। एक चीज बयान कर दूं फिर उसके बाद इस पे आता हूं। औरत को कहा तुम्हें हमेशा खूबसूरत दिखना है। बचपन से उसकी तरबियत की, और जब बड़ी हुई तो लैक्मी, लोरियल, यू लुक ब्यूटीफुल, दिस कलर, दैट कलर, पूरा एडवर्टाइज सामने उसके। सुने, मेकअप इंडस्ट्री पूरी दुनिया में $385 बिलियन की इंडस्ट्री है। कितने की? $385 बिलियन की इंडस्ट्री है। जबकि पूरी दुनिया के भूखों को खाना खिलाने के लिए सिर्फ $45 बिलियन चाहिए। इंसान की प्रायोरिटीज बदल गई, क्योंकि ये औरत मेंटली इतनी प्रेशर में है कि खूबसूरत दिखना, खूबसूरत दिखना, खूबसूरत दिखना। 5000 का लैक्मी का पाउडर खरीद रही है, फिर ये खरीद रही है। आप इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा जो चीजें देखी जाती हैं उसमें से एक चीज क्या है पता है? मेकअप। क्यों? इसलिए है क्योंकि ये औरत बीमार है, उसे बीमार बना दिया गया है समाज ने। इस्लाम ने कहा ये बीमारी से आजाद हो जाओ। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कम है, लेकिन है। शादी के लिए लड़की गोरी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए,
ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। हमने वो जो आज से 10-15 साल पहले एक एवरेज लुकिंग औरत थी, आज हमारे यहां बैड लुकिंग हो गई है, क्योंकि मीडिया ने परसेप्शन ऑफ ब्यूटी को बदल दिया। हमारी परसेप्शन ऑफ ब्यूटी क्या है? वो फिल्म्स हैं। क्यों? फिल्म, सीरियल्स, जब उसके अंदर, हत्ता भी न्यूज, उसके अंदर जब देखते रहते हैं, वही चीज हमारे जहनों में, सबकॉन्शियस माइंड में ब्यूटी की इम्प्रिंट बन जाती है। फिर अपनी बीवी में वही चीज तलाश करते हैं। एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखें। एक लड़की जो एवरेज दिखती है, डिसेंट लुकिंग है, ठीक दिखती है, बाकिरदार है, एजुकेटेड है, बाशरफ है, उससे कौन शादी करेगा? हर एक की एक्सपेक्टेशन आसमान पर चढ़ी हुई। ये परसेप्शन ऑफ ब्यूटी चेंज हो गया है समाज में। ये किसने किया? पिछले 20, 30, 40, 50 साल में मीडिया ने किया। आज से 50 साल पहले दुनिया और थी, आज दुनिया और है। और जितना तेजी से सोशल मीडिया अब दुनिया को खींच के लेके जा रहा है, अगले 5 साल में 20 साल का फासला तय होता है। बस वो औरत जो वेस्ट ने पेश किया, वो औरत खुद अमेरिका में परेशान, अफसुर्दा, डिप्रेशन का शिकार, फैमिली उसकी नहीं है, बच्चे उसके नहीं हैं, उसकी जिंदगी के अंदर कुछ है नहीं। अमेरिकन गवर्नमेंट ने TML नाम का एक फंड निकाला है, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया है सिर्फ इसलिए कि शादी करो और बच्चे पैदा करो। यूरोपियन कंट्रीज में हर महीने 300-300 यूरो देते हैं कि आप बच्चे पैदा करो, हर महीने 300 यूरो देंगे, लेकिन बच्चे नहीं पैदा कर रहे। पूरा एक समाज है जहां औरत परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, उसको पता नहीं है कि वो है क्या। उसकी शरफ, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पर्सनैलिटी, उसका इज्जत, वकार, ये सब छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बाशरफ नहीं समझती, क्योंकि हैवान की तरह हर रोज या हर हफ्ते वो अपने पार्टनर्स बदलती है। उसके अंदर शरफ नहीं रह गया, कमाल नहीं रह गया, अपनी उसकी नफ्स अंदर से उससे राजी नहीं है। क्योंकि एक औरत अपने लिए हमेशा इज्जत और शरफ और हया उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर औरत से इज्जत, शरफ और हया को छीन लिया जाए, औरत अंदर से खाली हो जाती है। और यही हुआ उनके वहां। हमारी खवातीन इसी कल्चर जिसे इस्लाम कहते हैं, जो जिसने उसे शरफ और इज्जत बख्शी थी, हमारी कुछ खवातीन इससे शर्माती हैं, यहाँ से हिजाब नहीं पहनती हैं। वो मॉडर्न कंट्री है, वो मॉडर्न लोग हैं, मैं तो हिजाब पहनती हूँ, आई एम ऑर्थोडॉक्स। आप ऑर्थोडॉक्स नहीं हो, आप सबसे मॉडर्न हो। तवज्जो कीजिएगा, अगर मॉडर्निज्म यानी कपड़े उतार देना होता तो जानवर सबसे ज्यादा मॉडर्न होते, और जंगल जो है वो सबसे ज्यादा मॉडर्नाइज्ड होता। तो इस्लाम ने तो आपको आजाद कर दिया। इस्लाम ने बोला इन सब चक्करों से बाहर आओ, आप कॉलेज जाओ। तवज्जो कीजिए, इस्लाम ने नहीं कहा। आयतुल्लाह खामेनी कहते हैं कि औरतों को जो पढ़ सकती हैं उन्हें इस वजह से ना पढ़ने दिया जाए क्योंकि दीनी तासुब है, ये जायज़ नहीं है। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें टैलेंटेड हैं, उन्हें पढ़ाएं, लेकिन हमारी बच्चियां जब बाहर जाएं तो कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। आपने जो रास्ता इख्तियार किया है वो इज्जत का है, शरफ का है, कमाल का है। आप दूसरों की तरह अपने जिस्म को जरिया नहीं बनाते किसी को इंप्रेस करने के लिए। आप अपने जिस्म को चादर में लपेट कर जाते हैं हजरत फातिमा जहरा की कनीज बन के।
और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कॉन्फिडेंस के साथ आप खड़े होकर कहते हैं अगर मुझसे गुफ्तगू करना है तो मेरे किरदार के बराबर गुफ्तगू करो, क्योंकि एक बाहिजाब खातून से बेगैरती की बात करने लोग डरते हैं, क्योंकि उसका एक ऑरा होता है, उसका एक पर्सोना होता है, लोग खौफ खाते हैं। बाशरफ खातून है, बाइज्जत खातून है। आप तवज्जो कीजिएगा, उस्ताद अली कहते हैं जब एक औरत हिजाब करके जाती है तो वो खुद मुबल्लिगा होती है, वो तबलीग करने वाली होती है, वो चीख चीख के कह रही होती है फातिमा जहरा जीत गई, उनके दुश्मन हार गए। उस्ताद अली कहते हैं वो चीख चीख के कहती है जहां जाती है कि इस्लाम हक है, हिजाब हक है, दीन हक है। उसे कहना नहीं पड़ता, उसका लिबास सब कुछ खुद कह रहा होता है। लेकिन जरूरत यह है कि वो औरत जो इस लिबास को पहनी है उसकी नफ्स में कॉन्फिडेंस हो, जब बाहर जाए कॉन्फिडेंटली जाए, यूनिवर्सिटीज में जाए, कॉलेजेस में जाए, स्पीच दे, लेक्चर्स दे, डिस्कशंस करे। इस्लाम ने सब जायज करार दिया है, इस्लाम ने नहीं रोका औरत को। औरत जाए, काम करे, मेहनत करे, पढ़ाई करे, इल्म हासिल करे, लेकिन 3 शर्तें औरतों के लिए। आयतुल्लाह खामेनी फरमाते, पहली शर्त, जो औरत बाहर निकलती है, काम करना चाहती है, उसकी शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि वो अपनी इफ्फत पाकदामनी का ख्याल रख सके। एक औरत अगर अपनी इफ्फत, पाकीज़गी और पाकदामनी का ख्याल रखती है तो अल्लाह ने उसको इजाज़त दिया है, दीन ने उसको इजाज़त दिया है कि जाओ, मैदान में जाओ, हर फील्ड में जाओ और कामयाब हो जाओ। नहीं रोका इस्लाम ने। आयतुल्लाह खामेनी कहते हैं हिजाब है ही इसीलिए कि औरत बाहर निकले, वगरना महरम के सामने हिजाब है ही नहीं। हिजाब कॉन्फिडेंस देना चाहिए। एक मर्द, एक औरत जब बेहिजाब होती है या उसका जिस्म दिखता है तो किस तरीके से हैवान की तरह देखता है उस। आप डॉक्यूमेंट्री से देखें, खवातीन से पूछा गया हिंदुस्तान में, दिल्ली, बंबई, दीगर शहरों में, कि जब औरत इस किस्म से चलती है तो मर्द कैसे देखते हैं। वो खुद बताती हैं कि मर्द कैसे देखते हैं। जब जानते हो तो क्यों इस तरीके से अपने आप को उनके सामने हाजिर करते हो? मौलाना हिजाब तो आंखों का हिजाब है ना, ये जो है, ये जो हिजाब कपड़े वपड़े का होता है क्या है, आंखों में हिजाब होना चाहिए, ये बोलते हैं ना। तुम्हारे आंखों में हिजाब है, सामने वाले की आंख का क्या करोगे? पहले तो ये मुमकिन नहीं है कि आंखों का हिजाब हो, मुमकिन नहीं है, क्योंकि खुदा ने औरत को वो अट्रैक्शन औरत के अंदर रखा है कि औरत जाएगी तो दूसरे अट्रैक्ट होंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर आपने मान भी लिए चलो, तो आप तो जा रही हैं, आपने अपना ख्याल रखा है, दूसरों का कौन ख्याल करेगा? आप बाहर निकल रही है ना, घर के अंदर चाहे जैसे रहो, आपको कोई मना नहीं करता, लेकिन जब आप बाहर जा रही हो तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कांधों पर है। आपकी बेहयाई समाज को बेहया बना देगी। तो औरत को इस्लाम ने क्या कहा? जाओ, पहली शर्त इफ्फत और पाकदामनी का ख्याल रखो। दूसरी शर्त औरत के लिए क्या है? वो करियर चूज करे, वो एरियाज में जाए औरत काम करने के लिए जो उसकी शरफ और वकार के बराबर हो। एक औरत बोले कि मुझे लोहार बनना है, बोले मुझे लोहार बनना है, मुझे लोहार बनने का बड़ा शौक है। वैसे तो होता नहीं है। जितनी दुनिया की फेमिनिस्ट औरतें हैं वो कहती हैं मर्द और औरत इक्वल होना चाहिए, लेकिन लोहार के काम में आके कहो चलो 50-50 करते हैं, इक्वल होना है ना। कूली के काम में आओ 50-50 करते हैं, रोड खोदने के काम में आओ 50-50 करते हैं, माइंस में आओ 50-50 करते हैं। नहीं, वो सब मेहनत के काम मर्द करो, हाँ, और जहां पर एसी की ऑफिस में बैठना हो वहां 50-50
50-50 पॉसिबल नहीं है। इस्लाम 50-50 का कायल नहीं है। मैं इंशाअल्लाह वक्त रहा तो मैं बयान करूंगा। इस्लाम नहीं मानता कि मर्द और औरत इक्वल है, और हम शर्माते भी नहीं हैं। हम अपनी बात को डेटा और स्टैट्स के साथ, इस्तिदलाल के साथ पेश करते हैं। दूसरी शर्त क्या है? इज्जत व वक़ार और शरफ। एक औरत वेट्रेस बनना चाहती है, उसकी शरफ के मुताबिक नहीं है कि वो आए सुबह से शाम तक मर्दों के आगे खाना रखे। आयतुल्लाह खामेनी कहते हैं, मैं नहीं कह सकता हूं कि हराम है, लेकिन औरत के शरफ के बराबर नहीं। औरत ऐसा करियर चूज करे जो उसकी नफ्स और फितरत के मुताबिक हो। दूसरी चीज, दूसरी शर्त ये। तीसरी शर्त क्या है? एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहते हैं तीसरी शर्त, औरत के लिए प्रायोरिटी उसकी फैमिली लाइफ है। एक औरत के लिए, हमारे यहाँ कोई हाउस वाइफ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। हाउस वाइफ से ज्यादा बड़ी अजमत का काम कोई नहीं है। क्यों? हाउस वाइफ एम्प्लॉयड है, उसका एम्प्लॉयमेंट क्या है? फुल टाइम बच्चों की तरबियत करना। इससे बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं है। तवज्जो कीजिएगा। थर्ड क्या है? आयतुल्लाह खामेनी कहते हैं औरत के लिए हमेशा प्रायोरिटी फैमिली लाइफ है। एक औरत बिजनेस में, जॉब पे, करियर में, एजुकेशन में, जो भी है, अगर उसके बच्चे हैं और उसे ये लग रहा है कि मेरे इस काम से बच्चों की तरबियत पर असर हो रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें गैप ले, बच्चों की तरबियत पे पहले ध्यान दे। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन फैमिली लाइफ इन इस्लाम। क्लियर? 3 पॉइंट्स हैं। उसके साथ औरत जो है, जो चाहे वो काम करे, औरत को इस्लाम ने रोका नहीं है। 3 पॉइंट्स का ख्याल करे, इल्म में आगे बढ़े, मेहनत करे, कुव्वत और कुदरत को अपने पास इख्तियार करे, और हर मैदान में औरत जो है वो कोशिश करे कि वो आगे बढ़े। बस तवज्जो कीजिए, ये सवाल उठता है कि क्या मर्द और औरत एक बराबर हैं? फेमिनिज्म का सबसे बड़ा क्वेश्चन। तवज्जो कीजिए, बहुत जल्दी बयान करूंगा मैं, वक्त मुझे पता है बहुत हो गया है, लेकिन जितना हो सकता है मैं इंशाअल्लाह आखिरी मजलिस से जो पहुंचा सकता हूं पहुंचाने की कोशिश करूं। पहले तो ये बात सुने, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, वो ये है कि दुनिया में 49.5% ख़वातीन हैं और 50.5% मर्द हैं। बच्चों की जब तख्लीक होती है, क्रिएशन होता है बच्चों का, तो मर्द जो है वो एक्स अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है, औरत जो अपनी तरफ से एक्स प्रोवाइड करती है। ठीक है? मर्द जो है वो अगर एक्स प्रोवाइड करेगा तो लड़की होगी, और अगर मर्द की तरफ से वाई प्रोवाइड हुआ तो लड़का होगा। ऐसे ही है ना? औरत का इसमें कोई रोल नहीं है कि लड़की होगी या लड़का होगा। ये बदबख्त हैं जो सोचते हैं कि औरत की वजह से। पहले तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये है ही नहीं प्रॉब्लम कि लड़की है तो कोई बुरा मान जाए। हमारे यहाँ तो लड़की को खुदा की रहमत मानी जाती है। फातिमा जहरा की कनीज आई तो हम खुश होते हैं। वो दूसरी कौमें हैं जहाँ पर बुरा माना जाता है, लेकिन इसमें औरत का कोई रोल नहीं। अब तवज्जो कीजिए, जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कानून खुदा बनाता है, लेकिन आपको मैं एकदम स्टार्ट में लेके जाके फिर यहाँ पर लेके आता हूँ। एक, जब मौलाना ये सब मिंबर से क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि मिंबर से ही समझाना मेरी जिम्मेदारी है। जब मर्द एक नुत्फा देता है, उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं बिलियंस होते हैं। उन तमाम बिलियंस ऑफ सेल्स में से कोई एक सेल जाके वो फीमेल एग के ऊपर बैठता है। मैंने एक डॉक्टर से पूछा
इतने मिलियंस में से कौन सा बैठता है बताओ? अब करोड़ों सेल्स में से, जिसके अंदर करोड़ों सेल्स में कुव्वत है कि करोड़ों बच्चे हो सकते थे, उन करोड़ों में से एक सेल एक्स बैठेगा कि वाई बैठेगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? वो करोड़ों में से एक बैठता है, या एक्स या वाई। इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में कि वहां से करोड़ों में से एक आएगा, यहां से एक मिलेगा, फिर एक बच्चा पैदा होगा, उसमें से एक्स होगा कि वाई होगा। पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं सबके अंदर यह प्रोसेस हो रहा है, और आउटसाइड रिजल्ट क्या है? 50-50। कौन सा एक्स बैठेगा, कौन सा वाई बैठेगा, लड़का होगा लड़की होगा, कैसे डिसाइड कर रहे हैं? किसी को नहीं पता। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। काश मैं समझा पाऊं। ये करोड़ों में से एक लड़का होगा या लड़की होगा, कोई नहीं बता सकता। डॉक्टर्स नहीं बता सकते। डॉक्टर कहता मुझे नहीं पता। नो साइंस कैन टेल यू दिस। कौन मॉडरेट कर रहा है? कोई है? कोई कंट्री में कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि 50% मर्द होना चाहिए, 50% लड़कियां होनी चाहिए? मैनेज करने के लिए होना चाहिए था ना कोई, कि दुनिया में से 50% मर्द होंगे, 50% औरतें होंगी। अगर इंसान सिर्फ इसी बात पे तवज्जो कर ले कि खिलकत कैसे एक इंसान की होती है, और उस इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के बावजूद पूरी दुनिया में 50% मर्द और 50% औरतें, तो उसे समझ में आ जाएगा कि हम खुद नहीं आए, हमें भेजा गया है। जिस खुदा ने डिसाइड किया था कि एक्स होना है या वाई होना है, वही खुदा बताएगा कि कानून क्या होगा। कानून बनाने का हक हमें नहीं है, क्योंकि हम आए नहीं हैं, भेजे गए हैं। जिसने भेजा है वही कानून भी बनाएगा। मौलाना इस्लाम अगर नहीं होता तो क्या होता वगैरह सवाल होता है। अब सुने, हिंदुस्तान में हम लोगों को पहले लगता था कि लोग पढ़े लिखे होंगे तो अच्छे हो जाएंगे और समाज बेटर हो जाएगा, ऐसा लगता था ना आज से 20 साल पहले। आज जितने पढ़े लिखे लोग जाहिल हैं, और उनके अंदर नफरतें जितनी हैं उतने जाहिलों में भी नहीं है। आपने गौर किया होगा, पढ़े लिखे अपने ऑफिस अतराफ में, लेकिन नफरतें भरी हुई हैं। तवज्जो कीजिए, हिंदुस्तान में मां के पेट में बच्चियों को जो मार दिया जाता है, फीमेल फीटिसाइड होता है। आप जानते कितनी बच्चियों को मां के पेट में मार दिया गया है? जानते हैं? 6,30,00,000। यानी पूरी ईरान की आबादी के करीब बराबर हिंदुस्तान में माएं, बहनें, बेटियां जिंदा होनी चाहिए थीं। वो जो बद्दू थे, वो जो मुशरिक थे, वो सिर्फ अरब में नहीं हैं, वो हिंदुस्तान में भी वही फिक्र, वही इल्हाद अभी भी बाकी है। हम जिसे जाहिल कहते थे, दौरे जाहिलियत कहते थे, वो दौरे जाहिलियत आज रेमंड का सूट और अरमानी की टाई और महंगे परफ्यूम लगाकर वही अक्ल से दौरे जाहिलियत के अंदर मौजूद है। ये जो मां के पेट के अंदर बच्चियों को मार दिया गया है, काश रसूलुल्लाह की तालीम पे पूरा हिंदुस्तान अमल करता तो आज 6.5 करोड़ बच्चियां जिंदा होती। रसूलुल्लाह ने पूरे अरब वर्ल्ड में, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएं, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स आपको ना बताएं कि लड़का है कि लड़की है। सिर्फ हमारे मुल्क में ऐसा है कि नहीं बताते। क्यों हमारे मुल्क में इसलिए नहीं बताते? क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है, ये इंसान की तौहीन है जो सामने से आ रहा है, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि हम तुम्हें बताएं कि तुम्हारी लड़की है या लड़का, वगरना तुम लड़की को मार दोगे।
पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में कहीं ऐसा नहीं है कि ना बताएं कि लड़की है कि लड़का है। ये जो 0.5% का डिफरेंस है वो हिंदुस्तान की वजह से, इस ऐसे लोगों की वजह से। 6.5 करोड़ लड़कियां। तवज्जो कीजिए, इस्लाम ने औरत को औरत होने के लिहाज से, इंसान क्या है, जिस्म और रूह का मुरक्कब, जिस्म और रूह का कॉम्पोजिशन, जिस्म और रूह मिलके एक इंसान है। जब वो रूह है तो रूह जिस्म नहीं है, मैटर नहीं है। जब तक वो रूह है ना वो जिस्म है, क्योंकि जिस्म नहीं है, ना वो मर्द है ना वो औरत है। खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो खुदा ने क्या कहा, नफख्तु फीहि मिन रूही, मैंने आदम के पुतले में अपनी रूह में से रूह फूकी। रूह ही, मेरी रूह में से, खुदा कहता है। कौन सी रूह खुदा तूने फूकी, मेल थी या फीमेल? यानी इंसान होने के लिहाज से खुदा कुरान में कहता है, लक़द कर्रमना बनी आदम, मैंने बनी आदम को करामत और इज्जत और शरफ बख्श। कौन से बनी आदम को, मर्द या औरत? खुदा कहेगा नहीं, या अय्युहल इंसान। जब खुदा कुरान में कहता है तो किसको कहता है, खुदा मर्दों को या औरतों को? खुदा कहता है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब वो है जिसने अपनी नफ्स को पाकीज़ा बना लिया। खुदा कौन, मर्द या औरत? तो खुदा ये कहेगा इंसान होने के लिहाज से मर्द और औरत के गोल्स एक हैं। इंसान होने के लिहाज से इंसानियत में ना वो मर्द है ना वो औरत है, इंसान है। लेकिन जब वो रूह का ताल्लुक इस जिस्म से हो जाता है, नेचुरल सी बात है, रूह का ताल्लुक जब जिस्म से होता है तो रूह और जिस्म का जो है एक कनेक्शन है। इसलिए जब तक वो रूह जिस्म से ताल्लुक रखती है, औरत के लिए खुदा ने हुकूक अलग बताए हैं, जिम्मेदारियां अलग बताई हैं। मर्द के लिए हुकूक अलग बताए हैं, जिम्मेदारियां अलग बताई हैं। एक चीज मैं बयान कर दूं, एक सलवात का सहारा दे मोहम्मद व आले मोहम्मद का। या अली, माजरत थोड़ा वक्त आज ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आज आखिरी मजलिस है। अगर किसी को कोई जॉब है, काम है, बिज़ी है, तो बग़ैर तकल्लुफ़ के जा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि तौहीन होगी वगैरह, कोई नहीं है, क्योंकि मजलिस ज़्यादा हो गई, वक्त हो गया है। हो सकता है आपके कोई कमिटमेंट्स होंगे, बाहर जाना हो, इसके बाद आपके कोई टाइम मीटिंग्स हो। तो मेरी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है कि आपका जब वक्त हो तो आप लोग में से जो जाना चाहे वो जा सकता है, ताकि किसी को अजियत ना हो। जो तारुफ एक बार फिर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या पढ़ भूल गया मैं क्या पढ़ रहा था। खूब, इंसान के लिहाज से मर्द और औरत जो है दोनों इंसान हैं, ठीक है? उसमें ना मर्द है ना औरत है। जिस्म और रूह का कनेक्शन कैसा है? आयतुल्लाह मिसबा यज़दी कहते हैं जिस्म और रूह का कनेक्शन कैसा है? ऐसा है जैसे एक पेन और एक इंक का। इंक हकीकत में इंक लिखती है, लेकिन इंक भरी हुई बोतल पेज पे डाल तो लिखता क्या है? ज़ीरो, कुछ भी नहीं। हमेशा इंक को एक पेन की ज़रूरत होती है। वो पेन जब होता है तो इंक लिखती है ना? बस जिस्म और रूह ऐसा है। इंसान का जिस्म रूह का मोहताज है, रूह जिस्म की मोहताज है। जब तक जिस्म है, जब तक इंसान फेल अंजाम दे रहा है, मर जाएगा, जिस्म खत्म हो जाएगा, रूह बाकी है।
लेकिन जिस्म को दफना देंगे, रूह की कोई परवाह नहीं होगी, रूह हकीकत जहां वहां पहुंच जाएगी। बस अज़ाने गिरामी, मर्द और औरत जो है, जो सवाल है, क्या मर्द और औरत इक्वल हैं या नहीं, मर्द और औरत क्या इक्वल हैं या नहीं है, इसके सिलसिले में इस्लाम ने 3 पॉइंट्स को पेश किया। पहला ये कि कुछ चीजें हैं जहां पर मर्द और औरत के राइट्स जो हैं वो इक्वल हैं। पहला क्या है, याद आ गया मुझे क्या पढ़ना था, एक साल बाद पढ़ दे, मोहम्मद वाले मोहम्मद। राइट्स के सिलसिले में मैं पढ़ रहा था, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तवज्जो कीजिए, ये पॉइंट बोलूंगा फिर इसके बाद आऊंगा ये 3 पॉइंट्स की तरफ। दुनिया में जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया में हैं, वुमेन्स राइट्स, ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स, फला राइट्स, फला, सब राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में है या नहीं है ना। कहीं पर आपने देखा कि दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन हो, वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कहीं पर? नहीं है। यानी पूरी दुनिया की तरबियत की गई है कि हर इंसान सिर्फ अपने हुकूक लेने की बात करे, जिम्मेदारी की बात नहीं करे। इस्लाम में तवज्जो कीजिएगा, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होते हैं, हुकूक और जिम्मेदारी प्रोपोर्शनेट होते हैं, दोनों के बीच में तनासुब पाया जाता है। मिसाल के जरिए से वाज़ेह कर दूं, एक बच्चा स्कूल कॉलेज जाता है, कॉलेज जब जाता है तो उसमें कॉलेज में उसकी जिम्मेदारी, उसकी राइट्स होती हैं कि वो स्कूल में बैठे, कॉलेज में बैठे, उसकी लाइब्रेरी को यूज़ करे, अगर उसको कभी टाइम मिल गया लाइब्रेरी यूज़ करने का तो लाइब्रेरी यूज़ करे, या उसका प्लेग्राउंड यूज़ करे। कॉलेज की जो फैसिलिटीज़ हैं ये इसकी सब क्या हैं, राइट्स हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, जिम्मेदारी क्या है, वो कॉलेज जाए, अटेंडेंस दे, फीस भरे, ये सब उसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई कहे नहीं मैं स्कूल तो, मैं कॉलेज तो जाऊंगा नहीं, एडमिशन लूंगा नहीं, पैसा दूंगा नहीं, अटेंडेंस करूंगा नहीं, लेकिन मेरी राइट्स सारी होनी चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, आप पागल हो गए, यही बोलोगे ना। लेकिन हम कभी भी इन ऑर्गेनाइजेशंस को ये नहीं कहते कि आप पागल हो गए हो। क्यों? सिर्फ राइट्स की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात नहीं करते हैं। अमेरिका में एक जॉर्डन पीटरसन नाम का एक बंदा है, कैनेडियन है, आइडियोलॉजिकली वो पॉलिटिकली जो है वो अमेरिकन और इसराइल और राइट विंग के साथ है, लेकिन फेमिनिज्म और इन गुफ्तगू में हमारे से उनके नज़रियात बहुत नज़दीक हैं। तवज्जो कीजिए अज़ीज़ान गिरामी, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोपोर्शनेट हैं। इस्लाम ने जब भी किसी को हक दिया, हक के साथ जिम्मेदारी भी दी। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी उतना ज्यादा हक। तवज्जो कीजिए, वही कॉलेज में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का भी हक है। प्रिंसिपल का हक क्या है? प्रिंसिपल का हक यह है कि कल वो क्लास जो थी, बीकॉम की क्लास थी लास्ट ईयर की, वो यहाँ थी, उसने कहा नहीं यहाँ से कैंसिल हो गई, ये क्लास वहाँ चली जाएगी, वो क्लास वहाँ चली जाएगी, ये टीचर यहाँ पढ़ाएगा, वो टीचर वहाँ पढ़ाएगा। उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है ना। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी स्टूडेंट से ज्यादा है या कम है? कम है। कभी टीचर जाके झगड़ा कर, कभी वो स्टूडेंट जाके झगड़ा करता है, आपकी तो जिम्मेदारी, आपकी राइट इतनी है कि आप क्लास बदल दोगे, लेकिन मेरी राइट तो इतनी नहीं है। कभी आर्ग्यूमेंट होता है? नहीं, बिकॉज उन लोग एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरे कॉलेज को चलाना है, उसके लिए उनका उतना राइट का होना जरूरी है। यानी पूरी दुनिया इस कानून को मानती है कि राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। पूरी दुनिया इस बात को मानती है। लेकिन जब औरत और मर्द की बात आती है, वुमेन्स और मेंस राइट्स की बात आती है, तो हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं। अगर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वल हैं तो राइट्स भी इक्वल होने चाहिए।
और अगर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हैं तो राइट्स भी डिफरेंट होने चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। खूब, इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम ने कहा कुछ हुकूक ऐसे हैं मर्द और औरत के इक्वल हैं। मिसाल के तौर पर हक तालीम, द राइट टू एजुकेशन, औरत के लिए और मर्द के लिए, दोनों के लिए वाजिब है। फरीजा क्या है कि इल्म हासिल करें। हक हयात, द राइट टू लाइफ, कोई कहे नहीं नहीं तुम औरत हो, तुम्हें जीने का हक नहीं है, जाओ, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। द राइट टू डिग्निटी, इज्जत और शरफ का, वक़ार का, औरत और मर्द दोनों को खुदा ने इज्जत और शरफ बख्शा है। इसी तरीके से बहुत सारे राइट्स जो हैं उसमें मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं, और इस्लाम ने कहा है कोई मुश्किल नहीं है, इन राइट्स में मर्द और औरत दोनों इक्वल हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो पहला एरिया क्या हो गया? पहला एरिया वो हो गया कि मर्द और औरत के कुछ राइट्स इक्वल हैं, पहला एरिया। दूसरा ये है कि औरतें मर्दों से कुछ एरियाज में सुपीरियर हैं। रसूल अल्लाह के पास एक शख्स आता है, पूछता है कि मैं अपने घर में खिदमत करना चाहता हूं, किसकी खिदमत करूं? रसूल ने कहा माँ की। कहा फिर माँ की। कहा फिर माँ की। कहा फिर बाप की। रसूल अल्लाह ने 3 बार माँ का दर्जा बताया, फिर 1 बार बाप का दर्जा बताया। रसूल अल्लाह ने कहा कि माँ के, बीबी की हदीस है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, यानी जो रुतबा खुदा ने माँ को दिया वो रुतबा खुदा ने बाप को नहीं दिया। ये दूसरी दुनिया में और भी टॉपिक्स हैं। मिसाल के तौर पर तरबियत के हवाले से जो खुदा ने एक औरत को बनाया है, उसके अंदर जो कुव्वत और कुदरत है वो मर्द से ज्यादा है। बच्चा रोता है तो बाबा, हर बार जब बच्चा रोता है तो उसे लगता है भूख लग रही है तो उसको खाना ही दो। माँ होती है वो समझती है पेट दुख रहा है, कान दुख रहा है, भूख लगी है या बाहर जाना है। माँ समझती है, बाप नहीं समझता। क्यों? क्योंकि वो औरत के लिए खुदा ने तरबियत में मर्द से उसको फजीलत दी। तो कुछ एरियाज हैं जहां पर मर्द औरतों से सुपीरियर हैं। और जो हदीस मैंने पढ़ी वो हदीस क्या है? वो हदीस यही है कि 11वें इमाम कहते हैं, इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम, नहनो हुज्जतुल्लाह अला खल्क़े, हम तमाम खिलकत पर अल्लाह की हुज्जत हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो हुज्जत है वो माँ फातिमा ज़हरा है। पूरी दुनिया में हुज्जत इमाम है, इमाम के ऊपर हुज्जत फातिमा ज़हरा है। तो ऐसी खातून है कि जिसके पांव के खाक पूरी मुसलमान उम्मत मुस्लिमा नहीं बन सकती। कुछ खातून हैं वो जो अफजल हैं, कुछ राइट्स उनके हैं जो दूसरों से ज्यादा हैं। लेकिन थर्ड एरिया क्या है? अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। खुदा कुरान में वाज़े तौर पर कहता है कि खुदा ने मर्द को औरत का सरपरस्त बनाया है। ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम को हमें शर्मा के नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज वो सिस्टम जहां पर वो लोग इस सिस्टम की मुखालिफत कर रहे थे, पिछले 150 साल के एक्सपेरिमेंट में वो नाबूद हो गए। इस्लाम में मर्द को सरपरस्त बनाया गया है खानवादे का। अब सुने, मर्द की जिम्मेदारी भी ज्यादा रखी है। नानो नफका, घर में खाना पहुंचाना मर्द की जिम्मेदारी, औरत की जिम्मेदारी नहीं है। औरत कल बोले कि मैं खाना नहीं बनाती, जाओ। आप फोर्स कर सकते हैं उसको? फोर्स नहीं कर सकते, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। नानो नफका आपकी जिम्मेदारी, वो तो रहम कर रही है आपके ऊपर। इस्लाम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द को ज्यादा दी है, इसलिए जिम्मेदारी भी ज्यादा दी है। औरत की जिम्मेदारी तरबियत है बच्चों की, उसके अंदर कोई कोताही नहीं कर सकती। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ औरतें खाना नहीं बनाए, नहीं तो कल से सबको क्लीन चिट मिल जाएगा। मौलाना ने बोले औरतें खाना नहीं बनाएंगी।
नहीं, औरतें जो हैं अज़ीज़ान गिरामी, हमारी ख़वातीन की कद्र करें, आप उनकी कद्र करें। वो ज़हमत करते हैं, मेहनत करते हैं घर पे। हम लोग अप्रिशिएट करने में बहुत बुरे हैं। जब भी बीवी खाना बनाए, अच्छा बनाए, अच्छा नहीं भी बनाए तो भी आप बोले अच्छा बनाइए, उसको अप्रिशिएट करें। इस्लाम ने कहा है अप्रिशिएट करो। मैं एक जोक सुना देता हूँ मूड आपका चेंज करने के लिए, फिर उसके बाद जो है, एक बार जो है एक शख्स जो है, किसी ने सुना है तो मुस्कुरा रहे पहले से। एक बार एक शख्स ऐसी मजलिस में आया था, मौलाना ने ये बोले कि बीवी जब खाना बनाए तो आप बोलना चाहिए कि अच्छा बनाइए, अप्रिशिएट करना चाहिए, सवाब है उसमें। वो घर गया, उसने अपनी बीवी को बोला, खाना ला के दी, उसने बोला आज क्या खाना बनाई, आज तक ऐसा खाया ही नहीं, बहुत अच्छा खाना बनाई हो। बीवी रूम में किचन में गई, बेलन लेके आई। बीवी ने बोली 20 साल से मैंने खाना बनाई हूँ, एक भी बार तुमने नहीं कहा, एक बार पड़ोसन ने बना के भेजी है। तो खाना जो है, ये कहने से पहले कि बहुत अच्छा बनाई हो, पूछ लेना आप ही ने बनाई हो ना। तो घर के माहौल को खुशगवार बनाएं। ख़वातीन जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेटिव हैं, घर के कामों में हर जगह कोऑपरेट करते हैं। आपके मेहमान आते हैं, सब आते हैं, वो कोऑपरेट करते हैं। हम उस कोऑपरेशन का अप्रिसिएशन नहीं करते जो हमें करना चाहिए, जो इस्लाम हमें तालीम देता है। अज़ीज़ान गिरामी, क़ानून बताता हूँ। एक उस्ताद ने मुझे बताया था, जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने, क्योंकि पूरी मजलिस मैंने पढ़ी है इस टॉपिक पे, अगर बाद में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं यूट्यूब पे, लेकिन अभी सिर्फ एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि अगर दिन में 15 मिनट अनइंटरप्टेड, विदाउट मोबाइल, विदाउट टीवी, विदाउट एनीथिंग, आप अपनी बीवी की सिर्फ बात सुने और उसको पूरा अटेंशन और तवज्जो दें, उसको पूरी तवज्जो दें। आपको चाहे जितना बोर हो रहा हो, आप चुपचाप सुने, आप अप्रिशिएट करें, बिकॉज उसे कंपेनियनशिप चाहिए होती है, जो मर्द नहीं देता। मर्द बोलता पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे। औरत मर्द नहीं है ना, वो औरत की तरह एक्सप्लेन करती है। मैं घर पे गई थी, पर्दा ऐसा था, वो ऐसे बैठे थे, वो खड़े थे, वो चल के आई, मैं बैठी थी, फिर वो खड़ी थी। मर्द फ्रस्ट्रेट होके बोलता है पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे, है ना। देखिए, अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली लाइफ हैप्पी हो, तो आप सुनने को शुरू करें। जवाब देना, रेडी जवाब मत रखें, सुने पूरी बात, बिकॉज उसके लिए इंपॉर्टेंट है मेरा शौहर मेरी बात सुने। अगर आप सुनेंगे उसकी बात, 15 मिनट अनइंटरप्टेड देंगे, तो वो आलिम दीन कहते हैं, वो उस्ताद कहते हैं, बचा हुआ पूरा दिन आपका सुकून से गुजरे। और अगर 15 मिनट नहीं देते हो, तो फिर आपको पता है आपके साथ क्या होगा। इस्लाम एक परफेक्ट रिलीजन है। औरत को औरत समझो, मर्द मत समझो। आपकी तरह क्यों बात करे वो क्यों आपकी तरह पॉइंट टू पॉइंट बात करे? वो इमोशनल है, रैशनल नहीं है। वो इमोशंस के साथ बात करेगी। आप अपने आप को चेंज करो, उसकी इमोशनल बात सुनने की आदत डालो, औरत को अप्रिशिएट करो। खूब प्रोपोर्शनैलिटी है क्या? जितनी राइट्स उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मर्द को खुदा ने कहा नानो नफका तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि नानो नफका तुम्हारी जिम्मेदारी है इसलिए तुम्हारी राइट्स भी ज्यादा हैं। लेकिन अगर औरत से मशवरा लो, अगर औरत कोई रैशनल बात बोल रही है, कोई अच्छी बात बोल रही है, कोई अक्ली बात बोल रही है, सुनो, उसके मशवरों को इंपॉर्टेंस दो। मैं मर्द हूं, मर्द के ईगो को मत लेके आओ बीच में। बस अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो, 3 चीजें मैंने बयान की। हम मर्द और औरत को इक्वल नहीं मानते। हम ये नहीं मानते कि मर्द और औरत इक्वल हैं, हम मानते हैं वो सिमिलर हैं। कुछ हुकूक मर्दों के ज्यादा हैं, कुछ औरतों के ज्यादा हैं, कुछ इक्वल हैं। इस्लाम जेंडर इक्वालिटी में नहीं, जेंडर जस्टिस में बिलीव करता है। हर एक को उसका हक मिलना चाहिए।
औरत को उसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके मुताबिक वही खुदा ने हक दिया जिसने इसे एक्स बनाया था, इसको वही खुदा ने हक दिया जिसे उसे वाई बनाया था। एक्स और वाई भी वही बनाता है और हक भी वही देता है, जिम्मेदारियां भी वही देता है। बस अज़ान गिरामी, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहाँ पर जितना औरत ज़ात के ऊपर हमला है, जितना उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर हमला है, चाहे वो फिल्म्स हों, मूवीज़ हों, वेब सीरीज़ हों, चाहे सोशल मीडिया हो, जितना उसकी ज़ात के ऊपर, उसकी शख्सियत के ऊपर हमला है, उतना किसी के ऊपर हमला नहीं। और न तारीख़ में इतना शदीद हमला किसी के ऊपर हुआ था जितना औरत के ऊपर, जिसका एंड रिज़ल्ट क्या हुआ? पूरी दुनिया के अंदर औरतों के अंदर तबाही। इसीलिए ईरान से इनकी दुश्मनी है। क्यों? क्योंकि ईरान ने दुनिया के सामने एक मॉडल दिया जिसमें कहा औरत कामयाब भी होगी और औरत को कामयाब होने के लिए अपने जिस्म को दिखाना और लिबास को उतारना ज़रूरी नहीं है। इस्लाम ने एक मॉडल पेश किया। अज़ान गिरामी, जब तक हम दीनी तालीमात को किताब में बताएंगे लोग नहीं मानेंगे। लोग ख़तरा तब महसूस करते हैं जब आप उसका मॉडल पेश करें, क्योंकि जब आप मॉडल पेश करते हैं तो दूसरे उस मॉडल को कॉपी करना चाहते हैं और ये इनके लिए ख़तरा है। और हमारे लिए भी यही चैलेंज है कि हम मॉडल्स क्रिएट करें। आप अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने विलेज में, अपने एरिया में, अपनी लोकेलिटी में, अपनी सोसाइटी को एक ऐसा मॉडल बनाओ कि हर अतराफ में रहने वाला आपको देख के कहे हमें इन जैसा बनना चाहिए। जब तक हम वो मॉडल नहीं बनाएंगे, आप चाहे जितना लिखते रहें, जितना बोलते रहें, कुछ नहीं होगा। आपको अपने आप को एक सक्सेसफुल मॉडल में तब्दील करना होगा इस्लामी तालीमात के मुताबिक। आज जो ख़वातीन पर हमला है, सोशल मीडिया के सिलसिले में मैंने गुफ्तगू की। आप सेमिनार्स रखें ख़वातीन के दरमियान, ख़वातीन आए, ओपनली अपने सवालात को करें, पूछें, उलमा से पूछें। हमारे यहाँ तो बेचारी वो कहीं और बैठी रहती हैं, हम कहीं और बैठे रहते हैं, उनके जहन में, दिल में सवाल आता है, ना वो पूछती हैं ना हम बोलते हैं। 1 वे ट्रैफिक है, गाड़ी ख़त्म, चले गए। स्टेशन पे रुकी थी 10 मिनट और 10 मिनट रुकने के बाद चली गई गाड़ी, सब ऐसे बैठे। 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। सेमिनार्स रखें, गुफ्तगू करें फेमिनिज़म पर, आज के दुनिया के हालात पर, मीडिया पर। ख़वातीन आएँ, उनको कॉन्फिडेंस दें। जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाएँ तो शर्माएं नहीं। वो तब होगा जब उनके पास इल्म होगा, उनके पास नॉलेज होगा, उनके पास रैशनैलिटी होगी, रैशनल प्रूफ होंगे, एविडेंस होगा। जब वो जाएंगी तो फिर वो कॉन्फिडेंटली जाएंगी। बस इसी दुनिया के सामने, वो दुनिया जो है बातिल दुनिया है, उसी के सामने बीबी जो है वो एक पाकीज़ा दुनिया लेके आना चाहती थी। वो मोमिनीन को पाकीज़ा दुनिया की तरफ दावत देना चाहती थी और उसी के सामने ये शैतानी दुनिया है। तो 2 हयात हैं, एक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा वाली और एक शैतानी। ये दोनों हयात का मुकाबला है, दोनों कल्चर का मुकाबला है। इसमें विक्टिम मत बनो इस तरफ आके, बल्कि इस तरफ रह के जंग लड़ना सीखो, उस तरफ को इन्फ्लुएंस करना सीखो। हमारी ख़वातीन सिर्फ चादर का दिफा नहीं करना चाहिए, उन्हें चादर की तबलीग करनी चाहिए। वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, इतना कॉन्फिडेंट हों कि अकेली क्लास में रहें और 1 घंटा स्पीच दें और साबित करें कि हिजाब इज़ द बेस्ट वे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए उनके, और ये कॉन्फिडेंस हमारी जिम्मेदारी है। हमारी मजलिसों को ऐसी बनाएं कि वो बच्चियों को वो कॉन्फिडेंस दें। हमारी महफिलों को ऐसी बनाएं जहाँ पर इल्मी बातें हों, अहले बैत के अक़वाल बयान हों। सिर्फ आपके जज्बात की खुशी और वाह वाह कर दी और मौलाना ने बहुत अच्छी पढ़ दी है, हम लोग सबका एंटरटेनमेंट हो गया, सब घर पे चले जाओ, चाय पियो, सो जाओ। कौम वहीं की वहीं। हर मजलिस के बाद सवाल करें, ये मजलिसें क्यों हैं? ये मजलिसें इसलिए हैं क्योंकि एक हुसैन ने करबला में कहा था हल मिन नासिरिन यंसुरना, तो किसी ने जवाब नहीं दिया था। ये मजलिसें इसलिए हैं कि हम इतने तैयार हो जाएं, जब आखिरी हुसैन आवाज़ दे तो इन मजलिसों की वजह से दुनिया भर से लब्बैक या मेहदी की आवाज़ें आएँ। यानी मजलिसें वसीला बने नुसरत इमाम के लिए, उनके शागिर्दों को तैयार करने के लिए।
हर मजलिस हर महफिल के बाद सवाल करें कि हम इमाम मेहदी से, उनके दीन से, हज़रत ज़हरा से, उनके दीन से कितना करीब हुए, कितना हमने फ़ायदा उठाया, कितना हमारी कौम की तब्दीली की गुफ्तगू हुई, कितना हमारी कौम के अंदर चेंज और असर आया। ये मेयार है। मौलाना अपने अच्छी मजलिस, ये कोई मेयार नहीं है। अच्छी मजलिस क्या होती है? चेंज क्या आया, सोसाइटी कहाँ बढ़ी, कितना चेंज आया। अगर चेंज आया तो अच्छी बात है, चेंज नहीं आया तो अच्छी पढ़ो। फ़ज़ज़ाने गिरामी, चंद मिनट मसायब के आपके सामने। ये वो अय्याम है बीबी के कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़हरा को दफन करके, अली के लिए ये मरहला इतना सख्त था कि उलमा कहते हैं कि अली इतना रोए कब्र पे गिर के कि अली की रीश मुबारक गीली हो गई थी। बस अली, इसके बाद अली की ज़िंदगी में कोई सुकून न था। मेरे लिए तो ये बड़ा सख्त है सोचना कि दफन करने के बाद जब अली घर आए होंगे तो घर आने के बाद ज़हरा को किस तरीके से ढूंढा होगा। अरे छोटे बच्चे अपनी माँ को किस तरीके से ढूंढ रहे होंगे। अरबाब में ऐसा बस आखिरी जुमला है, बाद में तसव्वुर करके गिरिया कर लीजिएगा। मुझे नहीं पता जो दरवाजा जलाया गया था वो दरवाजा बाद में लगाया या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि जिस दीवार से फातिमा ज़हरा दरो दीवार के दरमियान आई थी वहां पर खून मोहसिन बाकी था, खून फातिमा बाकी था या नहीं। अली ने जब ये देखा होगा, घर के कोने कोने में फातिमा याद आती होंगी। शायद यही वजह है कि अली रोने के लिए कब्रिस्तान जाया करते थे, कुएं में मुंह डाल के रोया करते थे। ऐ ज़हरा, तेरे बाद ये दुनिया जीने के काबिल नहीं। लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। या अल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद सीरत फ़ातिमा को समझने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। या अल्लाह इस वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बुराइयों को समझने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। या अल्लाह हमें दीन हक़, दीन मुबीन को समझने की और उस राह पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। या अल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे जवानों को इल्म से उनके दामन को भर दे। या अल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद दुनिया में जहाँ कहीं मुहिब्बीन अहले बैत उनकी हिफाजत फ़रमा, मज़लूमीन की हिफाजत फ़रमा। हम सबको वक्त के इमाम के लिए हम सबको वक्त के इमाम के लश्कर में हमारा शुमार फ़रमा। वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फ़रमा। अज़ानी गिरामी, मजलिस के बाद जो है मातम होगा शायद यहाँ पर। मातम के बाद मैं यहाँ इमाम बारगाह में बैठूँगा। जो जवान अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो मातम के बाद मैं यहाँ पर हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह अगर कोई सवाल करना चाहता है तो मैं खिदमत में हाज़िर हूँ।